दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 अगस्त और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 27 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के कौन से बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट ले लिया और ऐसा करने वाले वो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब चलिए प्लेयरों की बात हो रही है तो कुछ ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। लुइस हैमिल्टन कुछ दिन पहले ही बताए थे, इन्हें ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 मिला है। जॉर्डन हेंडरसन को क्या मिला है? फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्हें क्या मिला है? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किन्हें? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है अफ्रीका। WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया। अच्छा, WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पहले भी एक वायरस से मुक्त घोषित किया गया था। किस वायरस से मुक्त घोषित किया था? तो चेचक वायरस से मुक्त घोषित किया था। 4 साल पहले WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को चेचक वायरस से मुक्त घोषित कर दिया था और अब इसने अफ्रीका महाद्वीप को किस वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है? तो पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। अब बात हो रही है अफ्रीका महाद्वीप की। ये रहा मैप में अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किसके बाद? एशिया का। तो इसका मतलब हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। और एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। अच्छा, अफ्रीका के बारे में और थोड़ा डिटेल जानते हैं। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप है। पश्चिम में अंध महासागर, दक्षिण महासागर तथा पूर्व में अरब सागर एवं हिंद महासागर है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सीमाओं की बात हो रही है, तो आप लोग JSSC CGL या फिर JPSC वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर एवं यूरोप महाद्वीप है। पश्चिम में अंध महासागर, दक्षिण में दक्षिण महासागर और पूर्व में अरब सागर तथा हिंद महासागर है। अच्छा, एशिया से इसे कौन जोड़ता है? तो पूर्व में इसे स्वेज भूडमरूमध्य इसे एशिया से जोड़ता है। पूर्व में स्वेज भूडमरूमध्य इसे एशिया से जोड़ता है तथा स्वेज नहर इसे एशिया से अलग कर देता है। बताइए, स्वेज डमरूमध्य इसे एशिया से जोड़ता है जबकि स्वेज नहर इसे एशिया से अलग करता है। और जिब्राल्टर जल डमरूमध्य इसे उत्तर में यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य है जो इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। कहाँ? उत्तर में इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। अच्छा, यहाँ की झील की बात करें तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा पूरे पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील दुनिया की सबसे लंबी नदी झील के पानी का स्रोत भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 47 शिक्षक। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने के लिए नामित कर दिया है, जिसमें से 2 शिक्षक कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं भी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे SBI फंड्स MD के यहाँ पर छूट गया के MD CEO नियुक्त किया गया है? हाल ही में
SBI फंड्स के MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय टोन्स को। विनय टोन्स को SBI फंड्स के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इससे पहले विनय टोन्स क्या कार्य कर रहे थे? तो विनय टोन्स SBI के चेन्नई सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी SBI के कारोबार को वो संभाल रहे थे। बात हो रही विनय टोन्स की, तो ये रहे विनय टोन्स। अब चलिए कुछ ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। अश्विनी भाटिया, कल ही परसों में बताई हूँ, इसे SBI का MD नियुक्त किया गया। हरदयाल प्रसाद, पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO नियुक्त हुए। और शशिधर जगदीशन, ये तो अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा, HDFC बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है SBI। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी का लॉन्च किया है। इस पॉलिसी की खास विशेषता क्या है? तो इस पॉलिसी की खास विशेषता, इसे किसी को भी उपहार के रूप में दिया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति इसे खरीद कर किसी को भी उपहार के रूप में दे सकता है। किसी को मतलब परिवार, दोस्त या फिर घर में काम करने वाले ड्राइवर, रसोइया, किसी को भी उपहार के स्वरूप में दे सकता है। लेकिन जिसको ये उपहार देगा उस रिसीवर की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए और इसमें वो लोग रिसीवर इसका लाभ 1 साल तक उठा सकते हैं। अच्छा, फिर ये करेगा क्या? तो ये जो शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को कवर प्रदान करेगा। ये जो शगुन है वो क्या करेगा? व्यक्तिगत दुर्घटना, अचानक दुर्घटना हो गई उसको कवर प्रदान करेगा। साथ ही साथ आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता या फिर अस्थायी विकलांगता जैसे परिस्थिति में भी पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन सा? ये गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को स्थापित किया गया। अच्छा, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन गुजरात के अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा, गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा। किसके द्वारा? अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न के द्वारा। अब इस मशीन के बारे में भी जानते हैं। तो ये जो मशीन है बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन, वह क्या करेगा? जो कोविड-19 के दौरान जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उन यात्रियों के सामान को 360 डिग्री पर पूरी तरीके से सैनिटाइज करेगा। पूरी तरीके से सैनिटाइज करेगा 360 डिग्री में। अब किस विकिरण द्वारा? तो अल्ट्रावायलेट विकिरण द्वारा। अल्ट्रावायलेट विकिरण द्वारा 360 डिग्री पर ये यात्रियों के सामान को सैनिटाइज करेगा और जिससे कि यात्रियों का सामान को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इसके तहत न केवल उनके सामानों को, उनके उपयोग करने वाले टिफ़िन, भोजन सामग्री या फिर पानी को भी इस मशीन द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा और 360 डिग्री पर। अब बात हो रही है रेलवे स्टेशनों की, तो चलिए अब कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। मंडवाडी रेलवे स्टेशन, अभी हाल ही में मैं बताई थी मंडवाडी रेलवे स्टेशन के बारे में कि इसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन रखा गया। अच्छा, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, इसके बारे में ये क्यों चर्चा में रहा था, इसके बारे में आप लोग डिटेल से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑप्शन इस तरीके से सेट करके लाती हूँ ताकि आप लोगों का प्रीवियस रिवीजन होते चले। अच्छा, और जिस स्टैटिक जीके की बात होती है या फिर देश की जीके की बात होती है, तो मैं जीके में उसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के डिटेल करने के बजाय उसके सीमाओं के बारे में डिटेल करती हूँ
ताकि आप लोगों को वो सब बेहतरी से याद हो जाए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो कॉमन है, वो तो सबको याद रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं याद रहती है और यही सब ज़्यादातर ये जो JCC JPSC ये सब पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ों को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आप लोगों को मैं याद दिला देती हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चालू हुई है, उस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक बन गया। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो मैप में देख लेते हैं कर्नाटक को। ये रहा कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक की सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गोवा से, उत्तर में महाराष्ट्र से, पूर्व में आंध्र प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से लगती है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, 2-3 बार रिपीट करूँगी ताकि आप लोग लिख लीजिए। इसकी जो सीमाएं हैं वो पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गोवा से, उत्तर में महाराष्ट्र से, पूर्व में आंध्र प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु से और दक्षिण में केरल से लगती है। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो आप लोगों को पता ही है, BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला। इसके विधानसभा सीटों की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। क्या है? द्विसदनीय। इसमें जिसमें विधान परिषद की सीटें कितनी? इसमें 75 और विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 225। विधान परिषद की सीटें हैं 75 और विधान परिषद की सीटें हैं 75 और विधानसभा की 225। लोकसभा की सीटें 28। लोकसभा की सीटें कितनी हैं इसकी? 28 और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 12 हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने किस मिशन को शुरू किया है? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर इस मिशन को तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने 3 साल पहले ही शुरू किया था। इस मिशन के तहत अब क्या है कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन रहता कि किस मिशन के द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक नहीं हुआ है, मैं जिसको PDF बनाने के लिए देती हूँ वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। कल से मैं PDF खुद से बनाऊँगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा। मैं फिर बता दे रही हूँ, किस मिशन के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दे रहा है? तो इसका आंसर होगा हनी मिशन। अब हनी मिशन के बारे में बात हो रही है, तो चलिए हनी मिशन के बारे में भी जान लेते हैं। अभी मैं बताई हूँ कि हनी मिशन को इसको शुरू कब किया गया था? तो 3 साल पहले ही शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन में शामिल करके रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना और भारत में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना। फिर से सुन लीजिए, इस मिशन का उद्देश्य क्या था? किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन में शामिल करके रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और भारत में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना। अच्छा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट चीता, ये सब तो अभी हाल ही में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को याद ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कांगो गणराज्य के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो चुका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पास्कल लिसाउबा। पास्कल लिसाउबा का ये कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। जब कांगो स्वतंत्र देश बना था तब वो जो पास्कल लिसाउबा थे वहाँ के कृषि मंत्री बने थे। कौन बने थे? कृषि मंत्री बने थे। लेकिन 1992 ईस्वी में वे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। कब हुए थे? 1992 ईस्वी में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
अच्छा, पास्कल लिसाओबा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है। पास्कल लिसाओबा को कांगो गणराज्य के जो हाई कोर्ट थे उन्होंने 2001 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 2001 ईस्वी में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए 30 साल की सजा सुनाई थी। किसने सुनाई थी? तो कांगो गणराज्य के हाई कोर्ट ने 2001 ईस्वी में पास्कल लिसाओबा को देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए 30 साल के लिए सजा सुनाई थी। अब बात हो रही कांगो गणराज्य की, तो उसके राष्ट्रपति ये भी कौन है? तो उसके राष्ट्रपति ये भी फिलहाल हैं डेनिस सासो गुगेसो। कौन है? डेनिस सासो गुगेसो, डेनिस सासो गुगेसो। और उसके प्रधानमंत्री कौन है? तो क्लेमेंट मोम्बा। कौन है? क्लेमेंट मोम्बा। और उसकी राजधानी ब्राज़ाविल। क्या है? ब्राज़ाविल। ऐसा नाम रहता है कि याद करने में भी प्रॉब्लम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में विश्व गुजराती दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 अगस्त। 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस मनाया गया। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस प्रसिद्ध गुजराती कवि और समाज सुधारक नर्मदा शंकर दवे की जयंती के रूप में मनाया जाता है। विश्व गुजराती दिवस को किनके जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध कवि और समाज सुधारक कौन? नर्मदा शंकर दवे, जिन्हें वीर नर्मद के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की जयंती पर 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस मनाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट डे की बात हो रही है। 21 अगस्त कुछ दिन पहले ही मैं बताई थी, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था 21 अगस्त को। 23 अगस्त दास व्यापार उन्मूलन दिवस। और 12 अगस्त आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा, वर्ल्ड एलिफेंट डे और वर्ल्ड यूथ डे। अच्छा दोस्तों, अगस्त के और भी इम्पोर्टेंट डे को आप लोग याद करे चलिए। जैसे ही मैं 2-4 याद करवाते हैं वैसे ही आप टोटल रिलेट करके याद करते चलिए, तो आप लोगों को बार बार उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ द अनकंफर्टेबल लाइफ पुस्तक को लिखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तेनजिंग प्रियदर्शी। तेनजिंग प्रियदर्शी ने भी हाल ही में रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ द अनकंफर्टेबल लाइफ पुस्तक को लिखा है। अब इस पुस्तक के बारे में बात हो रही है, तो ये पुस्तक क्या है जानते हैं? तो यह पुस्तक इस बात का विवरण देती है कि दलाई लामा ने भारत में अपने आध्यात्मिक शिक्षक खुनू लामा का पता कैसे लगाया। यह पुस्तक किस बात का विवरण देती है? तो यह पुस्तक इस बात का विवरण देती है कि दलाई लामा ने भारत में अपने आध्यात्मिक शिक्षक कौन? खुनू लामा। कौन? खुनू लामा का पता कैसे लगाया। अब इम्पॉर्टेंट बुक की बात हो रही है, तो नीना राय याद ही होगा, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक, निरुपमा यादव विशेष कोर्ट टू विन पुस्तक, और विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्यता। अब दोस्तों ये तीनों पुस्तक आप लोगों के मुंह पर याद हो गया होगा, है कि नहीं। कुछ याद बातें हम लोगों के पेट में याद रहती है और कुछ बातें हम लोगों के मुंह में याद रहती है, तो आप लोगों को मुंह में ये बातें याद हो गई होगी। तो अब मैं जो हाल ही में जो पुस्तक रिलीज हुआ है, अब मैं उन पुस्तकों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये तीनों तो अब आप लोगों को याद हो गया है। अब मैं बताऊंगी आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस पुस्तक को किसने लिखा है? जैसे कि दलाई लामा ने लिखा है। फिर कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक को किसने विमोचन किया है, तो ये सब के बारे में बताऊंगी। क्योंकि नई नई पुस्तक को एक ही चीज़ को मैं बार बार बता दूंगी, उसके बाद वो आप लोगों को याद हो जाएगा, फिर मैं नई चीज़ को आप लोगों को याद करवाती चलूँगी। ये अच्छा आइडिया है ना मेरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस भारतीय ने MCWC में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर नीलकंठ भानु प्रकाश। क्या? नीलकंठ भानु प्रकाश, जिसे विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर, यानी कि ह्यूमन कैलकुलेटर। ह्यूमन कैलकुलेटर, फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर किसे कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा गया? तो इन्हें नीलकंठ भानु प्रकाश को। और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। इनकी उम्र अभी महज ओनली 20 ईयर्स ही हैं। कितनी है? 20 ईयर्स, 20 साल ही हैं।
अब चलिए पुरस्कारों की बात हो रही है तो चलिए देखते हैं। नितिन सेठी, इन्होंने हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार को जीत लिया था। और सुदर्शन साहू, आप लोगों को अब ये याद हो चुका होगा, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था? तो ओडिशा ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले। अब आज के लिए इतना ही, चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब आज कुछ नया है। अच्छा, उस नए चीज़ को जानने से पहले आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो मैं नया दिखलाऊंगी। चलिए दिखते हैं। अरे ये क्या, कल तो मैम ये सब नहीं पढ़ाई थी, तो फिर ये क्या पूछ रही, रिवीजन करवा रही है? हाँ, मैं अब प्रीवियस क्लासेस का भी रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि नई चीज़ों, कल वाला तो आप लोगों को याद ही है, लेकिन प्रीवियस जो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, वो तो आप लोगों को धुंधला हो चुका होगा, तो अब मैं उसको याद करवाऊंगी। अब प्रीवियस वाला को भी कंटिन्यू करूंगी, लेकिन पहले इसको याद करवाकर। चलिए, इस पिक को अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था? तो अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की थी। याद था? ये नहीं याद होगा, इसलिए मैं सोची कि अब पिछले चीज़ों को भी मैं लेकर आती हूँ। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी कहाँ शुरू हुआ था? तो दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, याद है? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। चलते हैं अगले पिक पे। ये कौन है? नीना राय। अभी ऊपर में बताएं, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी थी? नीना राय ने। आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। चलते हैं अगले पिक पे। अब ये कौन है? कुछ याद आ रहा है? तो पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO कौन? हरदयाल प्रसाद। अच्छा, आदिवासी को देखकर कुछ याद आया? अभी वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो वर्ल्ड यूथ डे, ये सब तो याद रहता है, लेकिन आदिवासी दिवस कब मनाया गया था? तो 9 अगस्त को मनाया गया था, विश्व जनजातीय दिवस। चलते हैं अगले पिक पे। ये कौन है? इनको देखकर कुछ याद आया? अपने दिमाग पर जोर डालिए। CRPF के महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं, कौन? PS रानी पसे। अच्छा, ये कौन सा राज्य है? इस राज्य को देखकर कुछ याद आ रहा है? दोस्तों इसके मैप पर मत जाइएगा, क्योंकि मैप मेरे पास पुराना वाला ही था, तो ये इसे गलत मत बता दीजिएगा। केवल आप राज्य देखिए, इसका लोकेशन देखिए। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया था? तो कसयू इंडिया ऐप। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरा आइडिया पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। गुड डे एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।